गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी, और बायोलॉजी में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। जैसे मान लिया कि कोई एक सेल है, मान लिया प्लांट एनिमल सेल है। अगर ये सेल है तो ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आप जानते हो इसके बारे में बताया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बारे में आपको बता ही चुके हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, ये अब न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस देखिए, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस भरे होते हैं या कोलाइडल सब्सटेंस होते हैं, उन सबको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। पूरे को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये सबको आप प्रोटोप्लाज्म कह सकते हो। लेकिन प्रोटोप्लाज्म के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियस। अब देखो, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है वो भी एक तरह का प्रोटोप्लाज्म ही होता है। लेकिन जब वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड हो जाता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी सेमी सॉलिड या कोलाइडल सब्सटेंस भरे होते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म का जो हिस्सा यहाँ बच जाता है, जो भाग बच जाता है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये है साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये साइटोप्लाज्म होता है। और अब अगर आप देखोगे कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। अब ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, इस ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि कितने ऑर्गेनेल्स होते हैं। हाँ, और एक चीज, आप यहाँ पर एक वर्ड आपके एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है, वायरस। इस वायरस को समझ लीजिए कि वायरस क्या होता है, वायरस का मतलब क्या होता है। बस थोड़ा सा एक वर्ड नाम दिया हुआ है, वायरस। देखिए, वायरस जो होता है, वायरस में केवल, जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरियोफेज वायरस, अगर हम डायग्राम वगैरह बना दें तो कुछ डायग्राम उसका कुछ इस तरह से रहेगा, ऐसे करके। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसके अंदर क्या होता है, ये एक प्रोटीन की बनी हुई, कोई ट्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, प्रोटीन की बनी हुई एक कवरिंग होती है जिसको कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड। और वायरस में कैप्सिड होता है और कैप्सिड के अंदर एक आरएनए या डीएनए होता है। ये एक न्यूक्लिक एसिड होता है, और न्यूक्लिक एसिड में ये आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है या न्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए, डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये बैक्टीरियोफेज है तो बैक्टीरियोफेज में यहां पर डीएनए मिलेगा। तो अगर ये बैक्टीरियोफेज एक वायरस, देखो लिविंग हम कब कहते हैं, लिविंग तब कहा जाता है जब साइटोप्लाज्म मिले। जब सेल के अंदर अगर साइटोप्लाज्म मिल जाए तो उसे हम साइटोप्लाज्म मिल जाए या प्रोटोप्लाज्म मिल जाए, अगर सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है तो उसको लिविंग कह दिया जाएगा। या अगर इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं तो इसको नॉन लिविंग कहेंगे। तो अगर इस वायरस को देखा जाए तो वायरस के पास कुछ नहीं होता। वायरस के पास सेल मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, लेकिन प्रोटीन की बनी एक कवरिंग होती है जिसको कैप्सिड कहते हैं। और इसके अंदर एक न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जैसे जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल में जैसे डीएनए होता है या आरएनए होता है, और बाकी एक कवरिंग रहती है प्रोटीन की। लेकिन इसके अंदर कोई भी साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। तो इसलिए कुछ, और ये बाहर जो होता है ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, ना तो इस पर रेस्पिरेशन होता है और ना ही ये रिप्रोडक्शन कर सकता है। बाहर, सेल के बाहर ये पड़ा रहेगा। तो इसको क्रिस्टल के फॉर्म में रखा जा सकता है, जबकि क्रिस्टल का फॉर्म नॉन लिविंग का ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ग्रोथ भी इसमें नहीं होती, कोई भी लिविंग का कैरेक्टर इसमें नहीं पाया जाता। लेकिन यह वायरस, कोई भी वायरस हो, जब वो वायरस किसी लिविंग सेल के अंदर जाता है, तो जैसे यही वायरस जब एक बैक्टीरिया के अंदर अगर ऐसे चला गया, तो जब यह मान लिया कि बैक्टीरियोफेज वायरस है और ये एक बैक्टीरिया की सेल है, तो जब यह किसी बैक्टीरिया के अंदर
इस तरह से इंटर कर जाता है या वायरस। तो बैक्टीरिया तो बहुत बड़ा होता है, इससे मान लीजिए बहुत बड़ा, इतना बड़ा, इसके कंपेयर में जैसे डायग्राम बना हुआ आप मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया की सेल है। तो अगर ये बैक्टीरिया की सेल है तो इसका डीएनए क्या होगा, इसका डीएनए यहाँ से मूव कर जाएगा इसके अंदर, इसका डीएनए यहाँ आ जाएगा और इसके अंदर जो भी भाई अगर यह सेल है तो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होंगे, प्रोटोप्लाज्म होगा तो कुछ ऑर्गेनेल्स भी होंगे। अगर ये ऑर्गेनेल्स होंगे, अगर यह यूकैरियोटिक है तो इसका न्यूक्लियस भी होगा। अगर यह प्रोकैरियोटिक सेल है लेकिन कुछ ना कुछ तो ऑर्गेनेल्स होंगे, तो ये डीएनए क्या करेगा, डीएनए इस सेल का सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उसका यूज करके ये अपने लिए डीएनए बनाएगा, बहुत सारा डीएनए अपने लिए बना लेगा, इस सेल का यूज करके डीएनए बना लेगा और इसी के अंदर बाद में आगे चल करके ऐसे करके कैप्सिड ये बना लेता है और इस तरह से ये कैप्सिड बना लेगा और फिर बहुत सारे वायरस को बना लेता है। यानी कहने का मतलब अगर वायरस तो बॉडी के जब बाहर रहता है तो वन नॉन लिविंग स्टेज में रहता है, लेकिन जैसे ही वह किसी होस्ट के अंदर जाता है, किसी सेल के अंदर जाता है तो सेल को एज अ मशीनरी यूज करता है, सेल के सारे ऑर्गेनल्स को अपने लिए वह इस्तेमाल करता है। यहाँ के अमीनो एसिड से वो अपने लिए प्रोटीन बनाएगा, जेनेटिक मटेरियल, अगर आरएनए या डीएनए है तो वह जेनेटिक मटेरियल बनाएगा, उसके बाद सेल से वो बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब कि वायरस जब बॉडी के बाहर रहते हैं तो ये नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जब ये बॉडी के अंदर किसी होस्ट के अंदर जाते हैं तो ये रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है ये लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो कुछ साइंटिस्ट तो इसको बोलते हैं कि ये वायरस जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, कुछ वायरस इसको लिविंग कहते हैं और कुछ इसे कहते हैं ये कनेक्टिंग लिंक है। कुछ अब इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। क्यों किया तो याद रखना, वायरस को क्या बोलते हैं, वायरस को कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। वायरस को क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, क्योंकि यह कड़ी है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ये सेल के बाहर रहता है तो नॉन लिविंग जैसा बिहेव करता है, सेल के अंदर रहता है तो ये लिविंग जैसा बिहेव करता है। इसीलिए इसे कहा गया कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है। ये वायरस के बारे में अब देखिए, कुछ वायरस में डीएनए भी होता है, कुछ वायरस में आरएनए होता है। आरएनए जैसे HIV वायरस हो गया, ऐसे बहुत सारे वायरस हैं, इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि वायरस के पास कुछ नहीं होता, वायरस के पास एक प्रोटीन की कवरिंग होती है और या जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए होता है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि इसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे पहला एक सेल ऑर्गेनेल होता है जैसे जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उसके बारे में। स्टूडेंट्स अब देखते हैं, हम लोग एक सेल बनाते हैं और जैसे मान लीजिए कि कोई एक सेल है बड़ी सी डायग्राम में और ये इसका मान लिया कि न्यूक्लियस है। अगर ये न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियर मटेरियल हो गया, ये सब इसके हो गया ये सब। अब क्या होता है ना, न्यूक्लियस से लगी हुई, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यानी सेल ऑर्गेनेल्स। देखो सेल के अंदर जो पार्ट पाए जाते हैं उसे ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो पहला एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स होता है वह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह इस तरह से ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके, और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहता है, लगा रहता है और ऐसे करके ये इस तरह से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इसमें। और ये क्या होता है, ये मेम्ब्रेन से बाउंड ट्यूब्स होती हैं, मेम्ब्रेन से बाउंड ट्यूब होती हैं और एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, और यहाँ पर कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसी के हिस्से होते हैं, इसको वेसिकल्स कहते हैं। ट्यूब्स और वेसिकल्स से ये बने होते हैं। ये होता है, इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से बने होते हैं, जैसे ये ट्यूब हो गया, ट्यूब्यूल्स कहते हैं इसको, कुछ वेसिकल्स होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है ये इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर आप देखोगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में
ऐसे करके कुछ पार्टिकल लगे होते हैं जिसे राइबोसोम कहा जाता है। तो ये राइबोसोम यहाँ पर लगे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जैसे इस जगह पर यहाँ पर बहुत सारे राइबोसोम ऐसे लगे हैं। तो इस राइबोसोम की वजह से ये सब, मान लीजिए ये सब ऐसे पार्टिकल ऐसे राइबोसोम लगे हुए हैं। तो और एक और बना दें यहाँ पर। तो ऐसे करके इस तरह से लगे रहते हैं। तो इसमें देखो, जहां पर एक आप देख रहे होगे, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऐसे देख रहे होगे कि यहाँ पर कुछ जगह पर तो ये नहीं पाए जा रहे हैं, ये कुछ स्मूथ है, ये स्मूथ है, यहाँ पर राइबोसोम के पार्टिकल नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर राइबोसोम के पार्टिकल पाए जा रहे हैं। तो जहां पर राइबोसोम के पार्टिकल पाए जाते हैं उसको कहते हैं, राइबोसोम मिल रहे हैं। अगर राइबोसोम एक तरह के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, अगर राइबोसोम मिल रहे हैं यहाँ पर, तो जहां पर राइबोसोम मिलेंगे तो इस राइबोसोम के प्रेजेंस की वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है रफ, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो एक रफ सरफेस होती है, तो इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम मिल रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जो ग्रेन्यूल्स आप देख रहे हो, ये सब राइबोसोम है। और राइबोसोम का सबसे बड़ा काम होता है, एक बार देखिए ऊपर दिख रहा है, हाँ, राइबोसोम का सबसे बड़ा काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या करते हैं ये? प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और प्रोटीन बहुत जरूरी होती है बॉडी के लिए। अब आप ये समझ लीजिए, अगर प्रोटीन नहीं बनेगी तो हमारे अंदर एंजाइम्स नहीं बनेंगे, और जब एंजाइम नहीं बनेगा तो कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो एंजाइम बहुत जरूरी होते हैं, और प्रोटीन से हार्मोन्स भी बनते हैं। तो और देखिए, जो जहां पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे आपको ये नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, ये राइबोसोम नहीं मिलेगा, वो स्मूथ होती है, चिकनी होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बाहर ऐसे कुछ वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स ये होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स ये सब मिल करके, यानी ट्यूब्स, वेसिकल्स, ये सब मिल करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। और ये एक तरफ न्यूक्लियस से भी ऐसे अटैच भी रहता है। और अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस की जो डबल लेयर मेम्ब्रेन जो होती है, इस तरह से ऐसे डबल लेयर जो मेम्ब्रेन आती है, वो भी इस पर भी क्या होता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। या अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वह बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक के मेम्ब्रेन की तरह होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होती है। तो अब आपसे कहा जाए कि बताओ, जो रफ एंडोप्लाज्मिक है, रफ एंडोप्लाज्मिक का काम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम मिलते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। दूसरा चीज, और भी एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, और एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, और अपने अंदर जो भी ये सिक्रीशन करते हैं उसको वेसिकल से अपने यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर जाता है वेसिकल में भर करके। और इसी के नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसे करके, इसको गोल्जी ऑपरेटस बोलते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ जो स्मूथ मिल रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? ये लिपिड्स बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? ये लिपिड्स बनाते हैं। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लिपिड्स बनाते हैं। और तो अब अगर आपसे कहा जाए कि देखो, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एक तरफ से प्रोटीन बना रहे हैं और यहाँ पर लिपिड्स बना रहे हैं। और आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह किसकी बनी होती है? वह प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। तो आप कह सकते हो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनाने में हेल्प करते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स भी बनाता है, प्रोटीन भी बनाता है, और यहाँ पर बहुत सारे कुछ एंजाइम्स भी बनते हैं, और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बनाता है। और अब इसी के नीचे तो इसका फंक्शन हो गया। और एक और जान लीजिए कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन और होता है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, आप ये कह सकते हो, उनके लीवर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह डिटॉक्सिफाइंग करता है ड्रग्स का और पॉइजन का। मतलब जो भी कभी कभी पॉइजन्स, अगर जैसे दवा चली गई, दवा कुछ यूजफुल होती है तो कुछ
हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। तो जो लीवर की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्मूथ होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वह कुछ ड्रग्स होती हैं, दवाएं होती हैं और कुछ पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, उसको डिटॉक्सीफाइंग कर देता है, मतलब बेअसर कर देता है उसको। तो ये रहा फंक्शन। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या होती है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक बात आप और याद रखोगे, ये क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, सिंगल मेम्ब्रेन से ये बाउंड रहता है। अब उसके बाद इसी के जस्ट नीचे ऐसे आपको और एक तरह से ऐसे देखा जाए तो ऐसे लगी होती हैं, ट्यूब्स की बनी हुई ये भी होती हैं, ऐसे करके ऐसे ट्यूब्स ऐसे बनी हुई एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोलते हैं गोल्जी ऑपरेटस। इसका नाम क्या है, गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस जो होता है, ये गोल्जी ऑपरेटस जो होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ट्यूब्स के बने होते हैं, ट्यूब की बनी होती है और यहाँ पर भी काफी वेसिकल्स होते हैं ऐसे। यानी अब ये याद रखो कि इसका काम क्या होता है, गोल्जी ऑपरेटस भी क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। ये जो आप पढ़ रहे हो, जितना आप पढ़ा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। और यहाँ पर भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको सिस्टर्नी भी कहते हैं, बड़े क्लासेस में पढ़ोगे आप। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ वेसिकल्स होते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स का काम क्या होता है, ये जो कुछ भी बनाता है, जैसे मान लो अगर ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनाया, तो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने के बाद ये एंजाइम इस वेसिकल से होता हुआ गोल्जी ऑपरेटर्स में आता है, और गोल्जी ऑपरेटर्स में उसको उसकी पैकेजिंग होती है, उसको पैक किया जाता है अच्छे से, और उसके बाद फिर वहां से वो बाहर इस गोल्जी इस वेसिकल से वह बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म में मूव कर जाता है। अब देखो, तो गोल्जी ऑपरेटर्स का कोई फंक्शन ज्यादा नहीं है, कुछ ये जो भी सिक्रेशन बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, उसको पैकिंग करने का काम ये करते हैं, पैकिंग का ये काम करते हैं, पैक करते हैं। और दूसरी चीज ये होती है, ये स्टोर करने का काम करते हैं। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कोई बनाएगा ये स्टोर कर लेंगे, अब बाद में ये सिक्रेशन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, तो इसकी खोज जो थी कैमिलो गोल्गी ने किया था, उनको इसके लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था। तो आप देखा जाए तो गोल्जी ऑपरेटर्स इसके सब्सटेंसेस जो भी सिक्रेशन करता है उसको स्टोर करने का काम करते हैं, या तो इसकी पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज ये होती है कि यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का ये सिक्रेशन करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या करता है, ये वेसिकल में भर करके ये गोल्जी ऑपरेटर्स में आता है। गोल्जी ऑपरेटर से फिर वो और उसकी पैकिंग हो जाती है, उसको साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाता है। तो ये इस तरह से एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या होता है, ये लाइसोसोम बन कहां से रहा है, लाइसोसोम यहीं से बनता है, इसके एंजाइम यहां से बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, फिर उसके बाद वह एंजाइम्स को अपने वेसिकल में भर करके गोल्जी ऑपरेटर्स को देता है, गोल्जी ऑपरेटर्स को और अच्छी से मेम्ब्रेन बना देता है, पैकिंग कर देता है। अब उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर भरे रहते हैं। ये इस तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं कि ये प्रोटीन, फैट्स और क्या कहते हैं ये स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, सब का ये डाइजेशन कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन कर देते हैं। तो इसको कहा जाता है लाइसोसोम। तो अब एक देखो, हम लोग जब भी पढ़ते हैं ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये सब क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। अब ये जब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, इसीलिए लाइसोसोम को भी पढ़ा जाता है। लाइसोसोम के एंजाइम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, इसको पैकिंग करने का काम कौन करता है, गोल्जी ऑपरेटर्स करता है। अब ये लाइसोसोम क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में रहते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो एक अमीबा है, अमीबा कहीं से अपना फूड इनगल्फ किया, ये फूड वैक्यूल हो गई, तो लाइसोसोम जो लाइसोसोम होती है वो आकर के, जैसे फूड वैक्यूल बना लिया, तो लाइसोसोम आकर के इससे चिपक जाएंगी और अपना एंजाइम इसके अंदर छोड़ देगी। तो ये इसका जो फूड अंदर का जो फूड होता है, ये पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये डाइजेशन में हेल्प करती है। या जो भी ऑर्गेनेल्स पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, तो उसको ये लाइसोसोम क्या करता है, उसको जाकर के डाइजेस्ट कर लेता है। कभी कभी क्या होता है, सेल में ही कभी किसी कोई भी रीजन हो सकता है, इसके जो मेम्ब्रेन होती है वो बस्ट कर जाती है,
और डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसके एंजाइम बाहर निकल जाते हैं और इसके एंजाइम इतने खतरनाक होते हैं कि वह पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट कर देता है। तो इसलिए ये इसको कहा जाता है, ये पूरी सेल को ही मार देते हैं, तो इसे कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सेल का ये सुसाइडल बैग कहा जाता है। कभी कभी जैसे सेल, मान लीजिए सेल का लाइफ साइकिल पूरा हो गया और ये एकदम बेकार हो चुकी है, तो ये उसको डाइजेस्ट करके उसको खत्म कर देती है। तो इस तरह से इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आप याद रखना, लाइसोसोम को सुसाइड बैग इसलिए कहा जाता है कि ये इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं और ये जब कभी बस्ट कर जाते हैं सेल के अंदर, तो सेल के पूरे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और मेन जो इस मतलब सारे जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सबको डाइजेस्ट कर देता है, पूरा सेल को ही वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। और आपको आज हमने 3 ऑर्गेनल्स के बारे में बताया। आपके क्लास 9 के स्टैंडर्ड से इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो और वो बताया आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्गी ऑपरेटस, गोल्गी ऑपरेटस के बाद लाइसोसोम। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट में आपको और बताएंगे वैक्यूल्स के बारे में। और बस ठीक है, इतना आप पहले आप इसको समझ लीजिए और क्लास 9 के स्टैंडर्ड से जितना बता दिया इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।